चलो आगे देखो फ्रिक्शन का, ठीक है, पूछेंगे लेकिन कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, विद पनिशमेंट। देखो 14.3, प्लीज लुक एट द 14.3 फ्रिक्शन एंड नेसेसरी इविल, ठीक है। एक नेसेसरी इविल की कंडीशंस में होती है, मतलब ये जो फ्रिक्शन है उसका होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या है कंडीशन? रिकॉल योर एक्सपीरियंस, इट इज इजियर टू होल्ड अ कुल्हड़ यानी कि earthen pot or a glass tumbler. It is the clear that the surface of a glass tumbler is smooth while cooler is rough. That's why glass tumbler slip but a cucumber does not. So holding a glass tumbler is difficult than to hold a cooler. Suppose the outer surface of the tumbler is greasy or has a film of cooking oil on it. Would it become easier to more difficult to hold it? Imagine, ये लाइन छोड़ो, इमेजिनेशन में आओ। What would happen if there were be no friction at all? Could vehicle move on the road? If there had been if there had been no friction between the tires of the automobiles and the road, they could not be started or stopped or turned to change the direction of motion. ठीक है, देखो एक होता है जनरली, इसको मैं भी तो नहीं जानता, एक है कुल्हड़, इसको बोलते हैं इर्थर्न पॉट, ठीक है, होगा ग्लास टम्बलर। देखो जनरली क्या होता है, कोई भी चीज जैसे कि आप कुछ सैप्टिंग जब करते हो कोई भी कंडीशन का, ठीक है, तो उनके भी जनरली एक सैप्टिंग कंडीशन में लॉकिंग सिस्टम चलता है या जिसपे ग्रीसिंग अप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है। वो ग्रीसिंग अप्लाई तब इसलिए होता है ताकि उसपे फ्रिक्शन की जो रेट है वो क्या हो सके, कम हो सके, ठीक है, जिसे भी मूवमेंट करना है हमको, बट फ्रिक्शन होता तो है। वैसे ही अगर ये हो जाए, एक ऐसा इमेजिनेशन है कि अगर क्या हो, फ्रिक्शन कहीं पर भी एप्लीकेबल ना हो तो क्या होगा, बताओ। अगर फ्रिक्शन कहीं पर भी एप्लीकेबल ना हो तो क्या होगा? स्पेस देखो, स्पेस और आपके अर्थ में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। स्पेस में फ्रिक्शन नहीं है, आपके अर्थ में भी फ्रिक्शन नहीं है, ग्रेविटी फ्रिक्शन अप्लाई नहीं करेगा फिर, ठीक है। तो देखो जो ऑटोमोबाइल्स है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन, इट इज ड्यू टू ओनली फ्रिक्शन दैट वी कैन, एक मिनट, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वेयर नो फ्रिक्शन एट ऑल, कुड व्हीकल्स मूव ऑन द रोड? तो बिना जो बिना फ्रिक्शन है, क्या बिना फ्रिक्शन के जो गाड़ियां हैं, जो व्हीकल्स है, क्या वो रोड पे चल पाएगी? चल पाएगी? नहीं चलेगी, क्यों नहीं चलेगी? हाँ चलेगी, बट हमारे कंट्रोल से नहीं चलेगा। वही कंडीशन होगा जो एक काई लगे हुए छत पे आपका होता है, ठीक है। आप बार बार ट्राई करते हो उठने का, लेकिन आपका सरफेस जो फोर्स है, ठीक है, और आप मतलब कांटेक्ट फोर्स और आपका जो मस्कुलर फोर्स है वो प्रॉपर बैलेंस नहीं हो पाता, ठीक है। जैसे उठे फिर गिरे, फिर उठते उठते गिर गए, ऐसा होते रहता है, ठीक है। जब तक क्या हो, जब तक कि दोनों सरफेस का जो क्या है कनेक्शन जो है, कांटेक्ट जो है वो स्मूथ एरिया में, जब तक रफ ना होगा तब तक, ठीक है। वैसे ही जो आपका इसका क्या कंडीशन होगा, इसमें आप फॉल करोगे, बेसिकली इफ देयर हैड बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स and the road, they could not be started or stopped on turn to change the direction of motion. तो अगर ऐसा हुआ कि फ्रिक्शन अप्लाई नहीं हो रहा है, तो जो मोटरसाइकिल्स का जो टायर होता है और जो रोड है उनके बीच फ्रिक्शन अप्लाई ना होने की वजह से क्या होगा, एक तो पहले कंडीशन वो स्टार्ट नहीं होगा। स्टार्ट करोगे तो उसके लिए भी क्या चाहिए, फ्रिक्शन तो चाहिए ना। अगर आप क्या कर रहे हो, बेसिकली अगर आप किक कर रहे हो, किकिंग करोगे उसको, तो किक करोगे तभी तो उसमें फ्रिक्शन होगा, वो जाके फ्रिक करेगा तभी तो स्टार्ट होगा। वो पहली कंडीशन वो होगा नहीं। सपोज अगर स्टार्ट हो गया, ठीक है, सपोज स्टार्ट हो गया, तो आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, समझ में आ रहा है? क्योंकि ब्रेक करने के लिए भी क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फ्रिक्शन। एंड टर्न ऑन एंड चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, पहले उसके बाद तो आप डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे सपोज करो बिना फ्रिक्शन का चलना, मतलब कि बिना ब्रेक गियर का चलना, बिना ब्रेक का चलना, ठीक है। आपका रास्ता ऐसा है, ठीक है, आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे हो, ठीक है, आपने स्पीड पकड़ा, जो गए,
ठीक है। अब आपको टर्न करना है, आप टर्न कर सकते हो बट ब्रेक नहीं लगा सकते, स्पीड को कम नहीं कर सकते। तो क्या होगा, तो आप यहां से बैलेंस करना स्टार्ट तो करोगे लेकिन आप हो सकता है इधर चले जाओ। ठीक है, आप यहाँ पे अगर सपोज पहुंच भी गए तो हो सकता है आगे चलते चलते आप यहाँ पहुंच जाओ, क्योंकि जब तक आप टर्न करते हो, साइकिल को टर्न करो या किसी भी चीज को टर्न करो, तो आप थोड़ा सा फ्रिक्शन अप्लाई करते हो यानी ब्रेक अप्लाई करते हो और थोड़ा सा जो गियर होता है उसको कम करते हो। साइकिल में भी ये अप्लाई होता है, आप सडनली जिस स्पीड में हो वैसे नहीं मोड़ते, ठीक है, अदरवाइज वो स्लिप होके गिर जाएगा। अरे समझ में, टर्निंग के लिए जरूरी क्या है, फोर्स स्पीड जो होता है उसको हमको क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। जितना कम रहेगा फ्रिक्शन उतना ज्यादा क्या होगा, अप्लाई होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो, you could not write पेन और पेंसिल if there was no friction। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप पेन और पेंसिल से लिख नहीं पाओगे। आप कॉपी में लिखते हो ना, पेन के थ्रू लिखते हो, बट वो लिखते कब है, जब क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। एक्चुअल में अगर बुक को देखोगे अच्छे से तो वो जो होता है एक रफ सरफेस होता है। ठीक है, जो आपका कॉपी होता है ना वो ऐसा रफ सरफेस होता है। अरे समझ में, अब जब इसके ऊपर आप लिखना चाहते हो, ठीक है, तब इन रफ सरफेस में वो टकरा टकरा के क्या होता है, इंक छोड़ता है। उसमें देखना एक बॉल लगा होता है, ठीक है, वो एक सस्पेंसर का काम करता है। जब वो डिप होता है यानी ऊपर जाता है तब लिक्विड नीचे आता है, अदरवाइज वो क्या रहता है, लॉक रहता है। कभी देखे हो, गौर किए हो, है ना, एक सस्पेंसर होता है उसमें, वो जो छोटा सा बोलते हैं ना, होता है लोब लाइक स्ट्रक्चर छोटा सा, ठीक है, वो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिना फ्रिक्शन के लिखेंगे नहीं। अच्छा, इसी में अगर ऑयल लगा दे तो लिख सकते हो, नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ऑयल लगाने से ये जो सरफेस है वो फिल हो जाता है और ये जो होता है स्मूथ बन जाती है, उसके बाद जितना लिखना चाहो लिखेगा ही। ठीक है, क्योंकि ऑयल जो है वो एक लुब्रिकेंट का काम करता है, फिसलाने का काम करता है। ठीक है, फ्रिक्शन लेस फंक्शन करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो फिर, it due to no it due to only friction that we can write with chalk on blackboard. When sometime is written with chalk on the blackboard, it rough surface rubs off some chalk particles which sticks to the blackboard। देखो, जब भी आप लिखते हो तो ब्लैक बोर्ड में तो क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, ये पहले ही बता चुका हूं। तो जब हम लिखते हैं तो क्या होता है, देखो बहुत सारा पार्टिकल गिरता है ना, ये किसकी वजह से हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर इसका सरफेस जो होता वो स्मूथ होता तो ये कभी इसमें ऐड होता ही नहीं। समझ में आ रहा है, जैसे ये ऐड होता है मतलब इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो थोड़े से अप डाउन सरफेस में ऐड होते हैं और उसकी वजह से ये क्या होता है, कांटेक्ट होता है उसके साथ और फिर वो राइट होता है, अदरवाइज ऐसे नहीं होता। नेक्स्ट, ये सारा कंडीशन एग्जांपल बनेगा आप लोगों का, तो हाईलाइट करना स्टार्ट कर दो। इसको मैं थ्योरेटिकल क्यों समझा रहा हूं तुम लोग को, मैं सीधा आपको डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट करके समझा सकता था डायरेक्ट, लेकिन आपको बुक के अकॉर्डिंग समझना है क्योंकि एक्टिविटी समझना है आपको। देखो कंडीशन फिर, जितना मैं अभी बता चुका हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट समझा चुका हूँ, एग्जांपल तो पता है ना, वो सारे एग्जांपल हाईलाइट कर लो। ओके, इट वुड नेवर स्टॉप इफ वी देयर नो फ्रिक्शन, वी कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन द wall, okay, on the wall, tie a knot or crushes a building without friction. No one other hand, friction is an evil too if wear out to material whether they are screws, bell bearing or sole of shoes। चलो भाई, ये सारी पॉइंट्स है जो हाईलाइटेड है। अब कंडीशन समझना, इसमें एक कंडीशन है कि जो आपका नेल होता है, जो कील होता है, अगर उसको आप दीवार पे क्या कर रहे हो, होल्ड कर रहे हो, तो उसके लिए भी क्या अप्लाई होता है, फ्रिक्शन। क्योंकि जब वो उस सरफेस से टकराता है तो बार बार फिक्स करता है उसको अंदर, तब वो प्रेस होता है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं, ठीक है, लेकिन हम फोर्स में जब जाएंगे तब वो पढ़ेंगे, लेकिन अभी पढ़ना है हमको फ्रिक्शन। ये सारी चीजें जब समझोगे तब जाके आप एक साइंटिफिकली सोचोगे। अगर बोलेंगे कि ऐसा आपको मारा, कोई ऐसे बॉल से ऐसे मारा, तो भाई इसका एक बेसिक फिनोमिना होता है कि अगर वो इतना गहराई तक अंदर गया है वो बॉल, या इतना बड़ा चोट लगा है आपको, तो कितना स्पीड से आया होगा, उस बॉल का साइज क्या रहा होगा, पता है ना। हर एक चीज का क्या होता है, एनालिटिक एंगल होता है। एक इंसान देखा, देखो कितना मार दिया,
ठीक है। दूसरा जो होता है साइंटिफिकली वो सोचता है कि किस एंगल से मारा होगा, कहां पे होगा, कितना फोर्स रहा होगा, हर एक चीज का एक एंगल होता है। ठीक है। कोई भी साइंटिस्ट को अगर बाय द वे कोई एस्ट्रोनॉइट्स को रोकना है जो यूनिवर्स से आ रहा है अर्थ की तरफ, अब उसको रोकना है तो वो क्या करेगा, वो ऐसे देखते नहीं रहेगा, कुछ तो होगा, ये आएगा तब कुछ करेगा, वो नहीं रहेगा, वो जान चुका होगा कि कौन सी स्पीड से वो आ रहा है, क्योंकि हमारे पास हबल टेलीस्कोप है, समझ में आ रहा है, जो बहुत पहले ही क्या कर देता है, 1 साल पहले अगर कोई चीज इधर आने वाला है तो उसका पूरा फिनोमिना जनरेट करके सेंड कर देता है। उसको फिर रिकॉर्गनाइज करने के लिए हमारे अर्थ के पास है आईएसएस, यानी आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है आपके पास, पता है कि नहीं है? इंडिया का खुद का अपना स्पेस स्टेशन बनने वाला है। अच्छा, लास्ट अपडेट किसी को पता है स्पेस के बारे में कि नहीं पता है? लास्ट अपडेट यह है कि कल एक रॉकेट यहां से लॉन्च हुआ था अमेरिका से, किसी को पता है? स्पेस एक्स जानते हो? नहीं जानते? चलो ठीक है, जाना करो भाई, अच्छी बातें होती है। तो अब यह है कि आप इंडिया में, वर्ल्ड में कहीं भी घूम सकते हो, अब आप स्पेस में भी घूम सकते हो। जनरल जो नॉर्मल इंसान है, ठीक है, कॉमन मैन, उनके लिए स्पेस का गेट खुल चुका है। अगर आपके पास इनकम है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा कॉस्ट लगता है, पैसा ज्यादा लगता है। ठीक है, क्योंकि फ्यूलिंग करके पहुंचाना होता है। एक छोटा सा डस्टर को पहुंचाने के लिए कम से कम, ऊपर पहुंचाना है ना, तो कम से कम इसके लिए 50 लाख का फ्यूल लग जाता है। इस जो डस्टर को अगर मुझे स्पेस में पहुंचाना है तो इसको पहुंचाने के लिए 50 लाख का फ्यूल यूज हो जाएगा। तो अपना वेट देख लो, अपना वेट को पहुंचाने के लिए कितना फ्यूल यूज होगा। इसलिए एक प्रोजेक्ट का जो कीमत होता है वो 500-900 करोड़ में रहता है। समझ में आ रहा है? फ्यूलिंग का खर्च अलग से रहता है, सैटेलाइट का खर्च अलग रहता है। तो एलॉन मस्क का एक कंपनी है स्पेस एक्स, जिसने लास्ट टाइम मतलब रिसेंटली कल ही क्या किया था, 4 कॉमन पैसेंजर्स को क्या किया था, स्पेस टूर कराया है। अरे समझ में, इससे पहले और हुआ था जिसमें इंडिया की एक एस्ट्रॉइड गई थी, पता है कि नहीं पता है ना? चलो ठीक है, पता किया करोगे। तो यहाँ पे यूज होता है, साइंटिस्ट क्या करता है, इन फ्रिक्शन रेट का क्या करता है, कैलकुलेशन करता है। कोई भी चीज अगर क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आएगा तो भी फ्रिक्शन अप्लाई होगा, और कोई चीज नीचे से ऊपर जाएगा तो उसपे फ्रिक्शन भी अप्लाई होगा और ग्रेविटी फील्ड भी अप्लाई होगा। आ रहा है समझ में? ग्रेविटी क्या करेगा, उसको नीचे खींचने की कोशिश करेगा, और एटमॉस्फेयर क्या करेगा, उसको नीचे दबाने की कोशिश करेगा। अब उसको अगर टारगेट करके कोई ऊपर जाएगा तो वो होगा आपका बेसिकली रॉकेट साइंस। ठीक है, रॉकेट साइंस में इन दोनों चीजों को वो किया जाता है। देखा होगा कई ऐसे रॉकेट उड़ता है और गिर के टूट जाता है, होता है ना, क्योंकि फ्रिक्शन का रेट, ग्रेविटी का फील्ड वो अच्छे से निजर्व ही नहीं किया रहता। समझ में आ रहा है? कुछ ना कुछ फिनोमिना गलत हो जाते हैं। अगर आपको बेसिकली एक एस्ट्रोनॉमी बनना है, ठीक है, आपको बेसिकली एरोलॉजिस्ट में बेसिकली मास्टर हासिल करना है, स्पेस में जाना है या सैटेलाइट बनाना है, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, फ्रिक्शन क्या है, ग्रेविटी क्या है, फोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है, आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हो, उसके बाद वापस वो नीचे आता है ना, तो यहाँ पे स्पीड मेंटेन कर रहा है, फ्रिक्शन उसको नीचे पुश कर रहा है, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, दोनों फंक्शन कर रहा है। ठीक है, चलो देखो, तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए बोला जाता है द वन अदर हैंड द फ्रिक्शन इज एन एविल। ठीक है, एक ऐसा दानव टाइप का जो उसको खींचते रहता है, ठीक है, कंट्रोल करता है, रोकता है किसी भी चीज को। ओके, it wear out of material whether they are screws, bell bearings और soles of shoes। ठीक है, इनके मेथड ये जो फिनोमिना है, मतलब ये जो मटेरियल्स है, इनके थ्रू फ्रिक्शन को क्या किया जाता है, फ्रिक्शन के फैक्टर्स को कंट्रोल किया जाता है। जैसे सोल ऑफ शूज है, तो शूज का जो सोल होता है उसमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, कोई प्लेन स्ट्रक्चर वाला नहीं पहनता। जो स्लीपर होता है, अगर वो बहुत अच्छे तरीके से घिस जाए, ठीक है, तो अगर आप चलोगे तो डांस करते हुए कई बार हो जाता है, बैलेंस नहीं हो पाता, क्योंकि स्लीपर ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं वॉशरूम में। वॉशरूम में जैसे इंटर करोगे पहले ही वॉश हो जाओगे, होता है ना, तो वहां पे फ्रिक्शन अप्लाई नहीं होता। फ्रिक्शन अप्लाई करने के लिए कम से कम आपका एक सरफेस जो है वो क्या होना चाहिए, रफ होना चाहिए। ठीक है, वो सेफ नहीं रहेगा, लेकिन इतना तो है कि आप स्टेबल हो जाओ। ठीक है, ओके, तो ये सारी चीजें हैं। कैन फ्रिक्शन आल्सो प्रोड्यूस हीट? ओके, टू अंडरस्टैंड दिस, gradually rub your palms together for a few minutes. Do they become warm? Now you learn that friction produces
हीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट। चलो भाई इस फिनोमिना को समझो। आपको अगर हीट प्रोड्यूस करना है, आग जलाना है, तो भाई फ्रिक्शन क्रिएट कर दो। समझ में आ रहा है? फ्रिक्शन क्रिएट हीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना। इसको पता नहीं कितने साइंटिस्ट लोगों ने इस पे रिसर्च किया, फिर जाके ये हमें पता चला। पहला एग्जांपल, इसको अगर समझना है तो क्या एग्जांपल है पहला, पता है? अच्छा वो सब तो है, हैंड जानते हो ना, अभी टच करके देख लो कैसा है, नॉर्मल है ना? अब इसको लो और अच्छे से रश करो, ठीक है, अच्छे से। जब उसको रश करके छोड़ोगे, अब टच करके देखो, थोड़ा सा वार्म हुआ, थोड़ा सा गर्म हुआ, ठीक है। जिसके पास जिसका वार्म गर्म नहीं हुआ वो समझ लो भाई फीवर हुआ है, बॉडी में पता ही नहीं चल रहा है फिर, ठीक है। तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि आपके फिंगरप्रिंट में स्पेशल क्या होते हैं, रफ सरफेसेस होता है, देख लो, ठीक है। किसी का भी स्मूथ नहीं रहता, रफ सरफेसेस है, क्योंकि हमें किसी चीज को उठाना है तो उसके लिए भी क्या चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए, ठीक है। तो जब एक रफ सरफेस दूसरे रफ सरफेस के साथ क्या होता है, अगर हम उसको रब करते हैं, खींचते हैं, तो उससे फिर क्या क्रिएट होता है, फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन बनाता है हीट। जितना ज्यादा फ्रिक्शन उतना ज्यादा हीट। जैसे सपोज कर लो, बहुत इजीली पता चल जाएगा, हाई स्पीड ट्रेन चल रही है, सडनली ब्रेक लगाता है तो क्या होता है, चिंगारी आता है, वो क्या है, हीट तो प्रोड्यूस कर रहा है। एस्ट्रोनॉइट्स, एस्ट्रोमियर्स और मेटेरॉइड्स, ठीक है, किसी प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में जैसे इंटर होता है, वो जो सिंपल प्लैनेट होता है, सिंपल जो एस्ट्रॉइड्स होता है, उसमें आग लग जाता है। क्यों लगता है? क्योंकि फ्रिक्शन क्रिएट हीट। समझ में आ रहा है? ओके, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अच्छा, एक एशियन टाइम का था, जो फॉर फादर थे हमारे, आदि मानव जो थे, वो फ्रिक्शन का यूज करते थे। जो फर्स्ट इन्वेंशन हुआ था फायर का, पता है ना, दो पत्थर को ऐसे रगड़ के हुआ था, तो वो क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। कभी किसी ने यज्ञ देखा? यज्ञ, यज्ञ में कभी भी जो आग होता है उसको केमिकली प्रोड्यूस नहीं किया जाता, उसको नेचुरली प्रोड्यूस किया जाता है। समझ में आ रहा है? वो होता है बट कई जगह नहीं होता है, बट यज्ञ में होता है। उसमें क्या करते हैं, बांस का स्पेशल जो बंबू होता है उसका लेते हैं सैंपल, और उसको बार बार ऐसे फ्रिक्शन क्रिएट करके उससे आग बनाते हैं, और उसका आहुति फिर उसमें देते हैं, ठीक है। हम लोग करेंगे क्या, जलाना है तो मैच स्टिक लो, जलाएं, ठीक है। मैच स्टिक भी जलेगा, कब जलेगा, जब उसमें फ्रिक्शन होगा, ठीक है, ऐसे तो नहीं जलेगा। चलो नेक्स्ट देखो गाइस, फिर ये है फिनोमिना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। सो अगेन, now you learn that friction produce heat. When you strike a matchstick against the rough surface, it catch fires due to generation of heat by friction, है ना। एक सरफेस देखे होगे मैच स्टिक का, जो क्या होता है, बहुत ज्यादा रफ रहता है, किसी के बॉडी में ऐसे घिस दोगे ना तो पूरा छिलका निकल जाएगा, है ना। क्यों होता है रफ? क्योंकि उसको क्या करना है, फ्रिक्शन क्रिएट करना है। जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, और वो जो होता है सब्सटेंस, वो हीटिंग सब्सटेंस है, इजीली जल जाता है। ओके। अच्छा, एक होता है कनेर, जानते हो? कनेर जानते हो ना, फूल, उसका सीड आता है, सीड, सीड, कनेर का सीड देखे हो? जनरली हम लोग उसके, उसे बचपन में खेलते थे, फेंक के नहीं मारते थे भाई, हम लोग इतने शैतान नहीं थे। उसको बस ऐसे जमीन पे ना अच्छे से फ्रिक्शन क्रिएट करते थे, और किसी को भी वो देखो फिर लगा देते थे, बहुत ज्यादा हीट होता था। समझ में आ रहा है? ऐसा कि समझ लो जो गर्म ग्लास होता है उसको टच कर रहे, इतना ही, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट होता था। तो ऐसी चीजें होती थी। देखो, there are so many other examples in which friction generate heat. In fact, when we operate a machine, the generated heat cause much wastage of energy. ओके, देखो भाई, अब यूज हो रहा है एनर्जी का। एनर्जी, एक नया वर्ड आ गया, एनर्जी, ठीक है। एनर्जी क्या हो रहा है भाई, एनर्जी में जब क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, तब क्या लॉस होता है, लॉस क्या होगा आपका, लॉट ऑफ एनर्जी, यानी लॉट ऑफ एनर्जी जो होता है वो वेस्ट होता है, वेस्ट एनर्जी। अब इस फिनोमिना को समझाओ, एनर्जी, कोई बता सकता है कैसे होगा ये? अरे सीधी सी बात है, आपने साइकिल चलाया, कितना एनर्जी दिया, बहुत ज्यादा, और उस एनर्जी को जलाने के बाद अब साइकिल चल रहा है, सडनली ब्रेक लगा देते हो,
ठीक है, सडनली क्या कर रहे हो, ब्रेक लगा रहे हो। ये आपका पाथवे है ऐसा, ये पाथवे हो गया, ये आपका मस्त छोटा सा नन्ना मुन्ना साइकिल, ठीक है। अब इस पे आपने क्या किया, इसमें आपने किया पैडलिंग, साइकिल चला स्पीड से, ठीक है। अचानक यहां से एक कुत्ता निकल गया, अब ये आपको चढ़ना था ना, आपको आपने एनर्जी क्या किया, भरपूर लगाया, तो ये क्या हुआ, जो फोर्स के साथ क्या करता है, इंटर करता है। बट सडनली कोई फैक्टर आता है जिसकी वजह से ब्रेक लगाना पड़ता है। जैसे ही ब्रेक लगाया, आपका पूरा एनर्जी क्या हो गया, वेस्ट। मतलब फ्रिक्शन अप्लाई होगा तो एनर्जी वेस्ट होगा, यानी कि लॉस होगा एनर्जी। फिर से आप इनिशियल पॉइंट पे आ जाओगे, फिर क्या करोगे, चलाओगे क्या, नहीं, चलो भाई ऐसे, है ना, इतना एनर्जी तो पहले ही यूज हो गया है, कौन इतना एनर्जी वेस्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट, फैन दिख रहा है सबको, ओके। ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट है, समझ आ रहा है सबको, बताओ भाई। हाँ गुड, घर का फैन देख लो आप लोग, ठीक है, यहाँ का फैन नहीं दिख पाएगा। चलो देखो, फैन जब चलता है, देखे होगा फैन चल रहा है, तो हम उसमें कौन सा एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं कि नहीं भाई। एनर्जी जो है वो कौन सा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करके वो क्या कर रहा है, वाइंड फॉर्म कर रहा है, हवा बना रहा है। लेकिन उस टाइमिंग में उस एनर्जी का पूरा सोर्स क्या वो यूज कर पाता है, नहीं। घूमने के टाइमिंग में उनमें जनरल फ्रिक्शन होता है ना, घूमते घूमते कहीं ना कहीं पे हल्का हल्का कनेक्शन होता है, फ्रिक्शन हो जाता है, और उसकी वजह से वो हल्का हल्का हीट होना स्टार्ट होता है, और थोड़ा थोड़ा हीट फिर क्या होता है, एयर में मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब थोड़ा सा एनर्जी लॉस वहां पे भी होता है, देखे हो, है ना। कोई भी मशीन जब आप स्टार्ट करते हो, बाइक है, बाइक जब चला रहे हो तो पेट्रोल जब चलता है तो ठीक है, तो पेट्रोल से एनर्जी बनती है, हाई स्पीड तो चलती है, लेकिन मैक्सिमम जो पेट्रोल का सोर्स होता है, मैक्सिमम नहीं मिनिमम समझो, मिनिमम मतलब कि अगर 100% एनर्जी आप यूज कर रहे हो पेट्रोल, तो उसका कम से कम 5% जो पेट्रोल का एनर्जी होता है वो हीट के फॉर्म में निकल जाता है। साइलेंसर देखो गर्म हो जाता है, मेन इंजन गर्म हो जाता है, तो वो क्या हो रहा है, वो एनर्जी का लॉस तो ही तो है। प्रॉपर एनर्जी यूज हो रहा है क्या, नहीं, 100% यूज नहीं हो पाता, कुछ एनर्जी जो होता है वो वेस्ट होता है, क्योंकि क्या यूज होता है, बार बार फ्रिक्शन, ठीक है, ये सारी चीजें। चलो तो भाई सीधी सी बात है, हम लोग यहाँ पे ऐसे करूंगा, मैं सिंपल मुंह से हवा करूंगा, ब्लो करूंगा, कुछ होगा क्या, नहीं, कुछ नहीं होगा। यही चीज अगर स्पेस में कर दो, यूनिवर्स में, अगर बाई सपोज कर लो कि हम लिविंग कंडीशन में हैं, हमारे पास कुछ स्पेशल पावर आ गए, ठीक है, अगर ऐसा फूंक भी मारोगे ना, पीछे की तरफ स्पीड से भागोगे, अरे समझ में, इधर फूंक मारोगे प्रेशर आपको आएगा, आप पीछे की तरफ मूव करोगे, तब तक मूव करते रहोगे जब तक आप ना रोकना चाहो या कुछ करना चाहो। तो वहां मूवमेंट के लिए जो पीछे लगा होता है ना सेफ्टी बॉक्स, जो स्पेशल बैग होता है, उसमें ऐसे गैस होते हैं जिससे कंट्रोल होता है डायरेक्शन का, पीछे गैस छोड़ते हैं ना हल्का सा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का होता है, छोटा सा वाइपराइज कंडीशन होता है, जैसे ही ओपन करोगे स्पीड दी आप आगे जाओगे, हल्का सा मूवमेंट करने के लिए, क्यों, वहां चल तो नहीं सकते, गैस के थ्रू ही होगा, है ना। तो ये सारी चीजें होती है, ओपन भी नहीं कर सकते, जैसे ही ओपन करोगे ब्लड प्रेशर इतना हाई होगा, अंदर का पूरा ब्लड बाहर आ जाएगा, आपकी नस फट जाएगी। तो एस्ट्रोनाइट सूट जो पहनते हैं ना, वो मामूली सूट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसका कॉस्ट ही 1 करोड़ का होता है। उस सूट को बनाने के लिए कम से कम करोड़ों रुपए खर्च होता है, क्योंकि वो आपको एटमॉस्फेरिक, मतलब जो अर्थ में है वैसा टेम्परेचर, वैसा प्रेशर, वैसा पीएच देता है। अगर उसमें हल्का सा भी क्रैक आ गया तो 1 करोड़ रुपए गए। और ये 100% है कि एक एस्ट्रोमेयर जब जाता है तो एक सूट ना एक सूट खराब होता ही है, कम से कम उसके पास सेफ्टी के लिए 2 से 3 सूट होता है, क्योंकि फ्रिक्शन अप्लाई होता है उसमें। भाई जब ऊपर जाओगे तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मजा आता होगा, लेकिन जब कोई चीज इतनी हाई स्पीड से 9 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अर्थ से लॉन्च होती है, 9 किलोमीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 9 किलोमीटर इंटर करती है। कोई रॉकेट लॉन्चिंग देखे हो, एनीवन सॉ द रॉकेट लॉन्चिंग, वॉच किया कोई, नहीं। जब इसरो का रॉकेट लॉन्च होता है ना, तो साइड में देखना एक स्पीडोमीटर लगा होता है, कितना रॉकेट इंटर कर रहा है, कितना स्पीड चला गया, वो स्पीड में दिखाता है, कितना रेंज है, कितना माइलेज है, हर चीज बताता है। तो यहां तक वो 9 किलोमीटर चल रहा होता है, और उसको अर्थ को पहुंचाने के लिए 10 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड चाहिए ही चाहिए होता है।
क्यों होता है पता है? क्योंकि आपके अर्थ का ग्रेविटी का ही टेम्परेचर जो स्पीड है वो क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है? एक सेकेंड स्क्वायर में वो 10 मीटर खींचता है, नीचे दबाव डालता है, तो इससे 10 गुना ज्यादा पावर चाहिए उसको ऊपर उठने के लिए। आ रहा समझ में? तब जाके वो ऊपर उठेगा, अदरवाइज एक टाइम के बाद जाके फिर से नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है, जो भी सैटेलाइट लॉन्च होता है वो किसी देश के अंदर से नहीं होता, वो किसी आइलैंड के थ्रू होता है, ताकि अगर मिसाइल गिरा भी तो आइलैंड पे गिरेगा, देश पे नहीं गिरेगा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं? ठीक है, इंडिया का कहां पे है आपको पता है किसी को? इंडिया का स्पेस ये जो होता है, ठीक है, लॉन्चिंग पैड कहां पे है? नासा अमेरिका का है, वो भी उसका गवर्नमेंट का है। ठीक है, दुनिया में ऐसे कुछ ही प्लेसेस होते हैं जहां पे ग्रेविटी की रेंज बहुत कम होता है। ग्रेविटी रेंज 9.8 मीटर पर सेकेंड से भी कम होता है, और वही जोन जो होता है उसको क्या किया जाता है, इस मेथड के लिए यूज करते हैं ताकि फ्रिक्शन कम से कम हो। अरे समझ में? और इंडिया के पास ऐसा एक ही सेंटर है जिसको बोलते हैं सतीश धवन केंद्र, हरिकोटा आइलैंड। हरिकोटा जानते हो? नहीं जानते? अंडमान निकोबार जानते हो? हाँ, अंडमान निकोबार के आइलैंड के साइड में है वो, मतलब कि बीच में है, बहुत दूर नहीं है, लेकिन है वहां पे हरिकोटा आइलैंड। सतीश धवन केंद्र, उसको बेंगलुरु से लॉन्च किया जाता है, इसरो सेंटर से। यहाँ बैठ के वहां कंट्रोल करते हैं और वहां से फिर वहां तक व्यू करते हैं। सोचो क्या टेक्नोलॉजी होता हो। ठीक है, एक मोबाइल कैमरा का जो होता है, ये कैमरा, इसको आप रख रहे हो तो ऑफिस से देख सकते हो। ठीक है, जहां हम सोच नहीं सकते वहां की चीजें हम देख सकते हैं यहाँ अर्थ से। तो कितना हाई स्पीड रेंज का रेडार लगा होगा उस पर। ठीक है, ये सारी चीजें देखो, सोचोगे तो होगा, अदरवाइज ना बस ऐसे ही होगा, होता होगा, अपना मैकेनिज्म है। ओके, ये सारी चीजें और कुछ साइंटिफिकली सोचना है अगर साइंटिस्ट बनना है तो, और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। क्यों? क्योंकि अभी इधर क्लास, जिनको साइंस में इंटरेस्ट है, एक बात हमेशा याद रखना, आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं अपने आप को साबित करने के। अगर आप इस एंगल से सोचते हो तो आपको जैसे अभी हुआ इंस्पायर अवार्ड, उसके लिए ऑप्शन मिलता है अपने आइडियाज को देने के लिए। ठीक है, सेकंड होता है किशोर प्रोत्साहन योजना। ठीक है, अगर इसमें चले गए तो आप जो होता है जूनियर साइंटिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, फिर आपका पूरा जो खर्चा होता है पढ़ाई का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठाता है और आपको स्पेशल स्कूल्स और रिसर्च सेंटर में भेजता है, क्योंकि उसको आपको फिर पूरा ब्रेन चाहिए होता है उसका, आप जो सोचते हो उसका कॉपीराइट है। समझ में आ रहा है सबको? मतलब कि आप एक सिंपल कॉमन मैन से एक स्पेशलाइज्ड पर्सन में कन्वर्ट हो जाओ, अगर कुछ भी अच्छा से सोच लिए तो। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा ऐसा नहीं आता कि भगवान आएंगे विष्णु जी और एक वरदान देंगे, जा बेटा साइंटिस्ट बन जाए। ठीक है, ये अपने से होता है, आपकी प्रैक्टिस से होगा, आपके सोचने के एंगल से होगा। चलो नेक्स्ट देखो भाई क्या है, मेथड ऑफ इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हम इंक्रीज और रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? ठीक है, देखो मेथड क्या है। हैव यू एवर थ्रू व्हाई द सोल ऑफ योर शूज इज ग्रुप्ड। ठीक है, ग्रुप ड्यू टू दिस ग्रुप्स शूज प्रोवाइड बेटर ग्रिप्स ऑन द फ्लोर सो दैट वी कैन मूव सेफली। शूज का जो सोल होता है, नीचे जो होता है सोल, सोल के दो काम होता है। एक काम होता है नीचे फ्रिक्शन क्रिएट करना, दूसरा काम होता है आपके पैर को कंफर्टेबल बनाए रखना। अब लकड़ी पे चल के देखियो, लकड़ी पे, ठीक है, लकड़ी पे या खुले पैर चल के देखोगे तो पैर में क्या होता है, प्रेशर आ जाता है, दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। बट इसमें इसके अंदर नीचे जो होता है सोल यूज करते हैं, सोल जो होता है बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होता है, तो आपको चलने में बहुत कंफर्टेबल देते हैं। आ रहा समझ में? ये पहले जमाने का नहीं था, भगवान राम जी लकड़ी के पैडल दिए और चले गए। ठीक है, उसमें बहुत दर्द होता है क्योंकि उसमें आपको एडॉप्ट होना होता है उसके अकॉर्डिंग, हम लोग एडॉप्ट हो गए हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो शूज का जो ग्रुप्स होता है, यानी कि जो सांचे होते हैं, वो स्पेशल टाइप के बनते हैं, जिनसे क्या होता है वो कांटेक्ट के साथ, यानी कि जमीन के साथ एक ग्रिप बनाता है, और वो इजीली क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, बेंड हो सकता है, फोल्ड हो सकता है। ठीक है, so that we can move safely. Similarly, the threads tires of cars, okay, trunks of bulldozers provide better grips with the ground. Okay, ये पॉइंट है हाईलाइट करना। ये देखो, सिमिलरली द treated tires of car,
आपने देखा होगा ट्रीटेड टायर्स, यानी कि जो टायर्स होता है, जैसे सपोज ये टायर्स है, ये सपोज क्या है, टायर्स है, तो टायर्स में ऐसे देखना, ऐसे सांचे रहते हैं, ऐसा ग्रिप बना रहता है, जो आपको मूव करने में, फ्रिक्शन क्रिएट करने में बहुत ज्यादा क्या होता है, इजी होता है। ठीक है, एक टाइम के बाद क्या होता है, जब ये टायर के ग्रिप्स खत्म होते हैं, ठीक है, ये ग्रिप्स खत्म होते हैं, तब बोलते हैं कि टायर चेंज करना पड़े। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या हो गया, वहां पे खत्म हो गया, फैक्टर रहा ही नहीं। ठीक है, ट्रंक्स ऑफ बुलडोजर, बुलडोजर देखे हो, बुलडोजर का जो होता है ना सस्पेंशन, उसमें भी छोटे छोटे ग्रिप्स लगे होते हैं, यानी कि एक सरफेस होता है। ओके, बेटर ग्रिप्स विथ द ग्राउंड। ओके, वी deliberately increase friction by using brakes pad in the brake system of bicycles and automobiles। सबका ब्रेक सिस्टम अलग अलग होता है, और आज के डेट में बहुत एडवांस सिस्टम आ गया है, जिसको क्या बोलते हैं, डिस्क ब्रेक सिस्टम, पावर ब्रेक सिस्टम, है ना। बाइक तक आपका डिस्क ब्रेक, और जो कार है, व्हीकल्स है, उनमें क्या हो गया, पावर ब्रेक। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लगाओगे, बहुत ज्यादा फोर्सेस होगा। पहले क्या होता था, ट्रैक्टर को, कार को कंट्रोल करना है तो पूरा फोर्स लगाना पड़ता था, तब जाके ब्रेक कैच करता था। ओके, ये सारी चीजें। सो व्हेन वी आर राइडिंग अ बाइसाइकिल, द ब्रेक पैड डू नॉट टच द व्हील्स। भाई जब आप राइडिंग करोगे, साइकिल को जब चलाओगे, तो क्या ब्रेक का जो पैडल होता है, ब्रेक जो होता है, वो आपके व्हील के साथ कांटेक्ट होता है। मतलब मैं ये बोल रहा हूं, जैसे ये आपका सिंपल व्हीकल है, ये आपका सिंपल साइकिल का व्हील है, ठीक है, ऐसा व्हील होता है। ठीक है, ऐसा स्पोक नहीं आता मेरे को। अब यहाँ पे जो फॉर्म है, यहाँ पे आप ब्रेक अप्लाई करने के लिए क्या यूज करते हो, ऐसे पैड्स होते हैं ना, ब्रेक पैड्स। तो वो पैड क्या कनेक्ट होता है पहले जब आप राइडिंग कर रहे हो, तो नहीं, वो अप्लाई नहीं करते हम लोग पहले से ही, वो ओपन रहता है। लेकिन जब आपको ब्रेक लगाना होता है, तब आप क्या करते हो, एक मैकेनिज्म को प्रेस करते हो, और ये ब्रेक उस पर कनेक्ट होता है। तो ये जब इसके साथ जुड़ता है, तो फ्रिक्शन क्रिएट होना स्टार्ट होता है। ठीक है, और फ्रिक्शन की वजह से एक टाइम आता है कि वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। जितना ज्यादा फ्रिक्शन, उतना ज्यादा क्या होगा, वो स्लो होगा। सो pad is the brake system, the bicycle and motorbikes. When we are riding a bicycle, the brake pad do not touch the wheels, but when we pass the brake level, this pad arrest the motion of the rim due to friction। यानी कि मोशन ऑफ रिम्स, यानी कि जो मोशन हो रहा है उसको वो क्या करता है, कैच करता है, यानी कि मोशन को पकड़ता है, यानी कि व्हील को पकड़ता है, और मोशन जो होता है उसको कम करता है। समझ में आ रहा है। तो फ्रिक्शन क्या हो गया इस कंडीशन में, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, कम हो गया। गर्ल्स एंड बॉयज फोकस यहां करो, ठीक है, अदरवाइज बेटा एग्जाम के बाद मैं फोकस करूंगा फिर तुम लोग। अरे पॉइंट समझ में, अभी कुछ नहीं बोल रहा। ओके, नेक्स्ट देखो, you might have seen that kabaddi players rub their hands with soil for a better grips for their opponents. Gamnets for better gripping apply some coarse substance on their hands to increase friction। चल, एक और एप्लीकेशन है ना ये फ्रिक्शन का। कबड्डी खेल रहे हो, है ना, कई बार क्या होता है, किसी प्लेयर्स को पकड़ते हैं और वो मछली की तरफ फिसल के निकल लेता है। देखे हो कि नहीं देखे हो, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसकी बॉडी में आता है स्वेट, पसीना, और पसीना क्या प्रोवाइड कर देता है, कई बार लुब्रिकेंट, यानी कि फ्रिक्शन लेस सब्सटेंस बना देता है। सॉइल के साथ है, मिट्टी कनेक्ट हो गया, ठीक है, थोड़ा पसीना है, तो ऑलरेडी वो क्या हो जाए, फिसल जाता है। कई प्लेयर्स में ऐसा देखा गया है चीटिंग के लिए कि वो ऑयल लगा लेते हैं। समझ में आ रहा है, फिर वो बीच में भी घुस जाएगा ना, तो भी कोई उसको पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो फिसल रहा है ना उससे। क्या फ्रिक्शन हो रहा है, क्या फ्रिक्शन कब होगा, जब आपका ग्रिप उस चीज को पकड़ेगा, तो हिल पाएगा क्या, नहीं। लेकिन यहीं पे ऑयल लगा दो, शैम्पू लगा दो, क्या पकड़ लोगे प्रॉपरली, नहीं, वहां पे क्या हो जाएगा, लुब्रिकेंट बन जाएगा, मतलब आपका जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो कबड्डी प्लेयर्स को अक्सर ये देखे होंगे कि कबड्डी प्लेयर जब भी राउंड के लिए जाता है, तो एक पाउडर जैसा अपने हाथों में ऐसे लगाता है। मिट्टी तो हम लोग लगाते हैं ना, हम लोग अगर कबड्डी प्रो की बात कर रहे हैं, तब वहां कहाँ मिट्टी लगाएंगे, वहां एक पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है, उसको लगाते हैं, उससे क्या होता है, बेटर ग्रिप बनता है हाथों में। ठीक है, तो जो प्लेयर्स को कैच करना है या प्लेयर जो राउंड में जाएगा, उन दोनों को क्या करना पड़ता है, ये अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, गांव में हो गया, गांव में कबड्डी है, तब तो अपना वाला है, गली कबड्डी बोलो, सीधा मिट्टी ऐसे लगाते हैं, ठीक है, एक यहाँ पे हाथों पे, एक यहाँ पे, चलो
ठीक है, तो ये कंडीशंस है जो क्या करता है, टोटल फ्रिक्शन के लिए यूज होता है।